जनाब, तो यहाँ पर दो टाइप की इंस्ट्रक्शन होती हैं हमारे पास, मूव एस एक्स, मूव जेड एक्स। मूव जेड एक्स हमने देखा, एस एक्स का मतलब होता है कि एस एक्स और जेड एक्स दोनों काम एक करती हैं, लेकिन यहाँ पर साइन और अनसाइन का फर्क आ जाता है। सही है कि जो भी अनसाइन वैल्यू होगी उसके लिए हम यहाँ पर जेड एक्स का इस्तेमाल करेंगे, और जो भी साइन वैल्यू होगी उसके लिए एस एक्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई सम टाइम वी वांट टू मूव द स्मॉल साइज पीस ऑफ डाटा इनटू लार्जर रजिस्टर फॉर एग्जांपल। तो यही काम तो कर रहे थे हम यहाँ पर कि भाई यहाँ पर स्मॉल साइज, स्मॉल पीस ऑफ वैल्यू थी, उसको हम लार्जर साइज के रजिस्टर में क्या कर रहे थे, पास करना चाह रहे थे। तो उसके लिए हमने क्या किया, जेड एक्स किया। तो जेड एक्स ने क्या किया, इस वेरिएबल को, ये जो 7 की जो वैल्यू, ये जो 75 जो वैल्यू थी, इस वैल्यू में जीरो, इस वैल्यू को जीरो से एक्सटेंड कर दिया, इसकी मेमोरी को, इसकी मेमोरी को जीरो से एक्सटेंड कर दिया। बाकी जो 16 बिट जो इसकी मेमोरी, जो, क्योंकि देखो ना यहाँ पर 32 बिट थी, ये है 16 बिट। अब इसको इसमें पास होने के लिए 16 बिट मजीद चाहिए थे, तो जेड एक्स की इंस्ट्रक्शन ने इस वेरिएबल को जीरो से 16 बिट के जीरो से एक्सटेंड कर दिया। तो जो भी मेमोरी इसको एलोकेट कर दी वो एक्सटेंड कर दी जीरो से। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन में भी यही कह रहे हैं कि भाई वी माइट वांट टू मूव 8 बिट वैल्यू इनटू 16 बिट, या अगर हम 16 बिट वैल्यू को 32 बिट में यूज करेंगे तो हम यहाँ पर ये वाली इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो इन्होंने कुछ ये वाली टर्म भी इन्होंने दे दी। अब देखो यहाँ पे बाइट यूज किया हुआ है। अब बाइट क्या है, 8 बिट साइज है, इस नंबर की साइज क्या हो गई, 8 बिट। अब इस 8 बिट को ये क्या स्टोर कर रहे हैं कि ए एक्स के अंदर, यानी मूव जेड एक्स, और मूव जेड एक्स के बाद अब इसका साइज क्या है, 8 बिट। अब इसका साइज क्या है, 16 बिट। अब 8 बिट को जेड एक्स ने क्या किया, यहाँ पे देखिए कि ए एक्स को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया जीरो से। तो बाइट की वैल्यू इसमें आ गई बड़े टाइप के रजिस्टर में। तो जेड एक्स की इंस्ट्रक्शन गालिबन यहाँ पर ये वाली काम करती है। अब नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द मैनुअल। अब यहाँ पे हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट आ गया इस इंस्ट्रक्शन के बाद, मूव एस एक्स और जेड एक्स के बाद। अच्छा, एस एक्स किस लिए इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। अगर वैल्यू हमारे पास साइन वैल्यू है यानी नेगेटिव वैल्यू, तो वहां पर हम एस एक्स इस्तेमाल करेंगे। इसका रीजन वो ये है कि भाई हम रजिस्टर में जब माइनस की वैल्यू लेते हैं तो वो रजिस्टर बिल्कुल फुल से लेस होना शुरू हो जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि ये माइनस की वैल्यू होगी, यकीनन ये एक बहुत बड़ी वैल्यू होगी, तो वो रजिस्टर जो है वो रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। तो वहां पर सी एक्स का, एस एक्स का इस्तेमाल करेंगे। कंडीशंस आ गई भाई। अब देयर आर टू टाइप ऑफ कंडीशंस, एक होती है अनकंडीशंस और एक होती है कंडीशंस। तो वहां पर हमारे पास इंस्ट्रक्शन यूज होती है जंप की। तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, अनकंडीशनल जंप, जो कि हमने इंप्लीमेंट की थी कि भाई हमारा वो इनफाइनाइट लूप पे चले गया था, वो जंप करते जा रहा है, करते जा रहा है, तो वो इंस्ट्रक्शन उसको मिल नहीं रही थी, वो कब ब्रेक होगा, सवाल भी आ गया था कि सर वो कब ब्रेक होगा। तो भाई वो ब्रेक नहीं होगा, वो एक अनकंडीशनल जंप थी, उसमें कोई कंडीशन नहीं थी, वो जब बस वो चलता जाएगा चलता जाएगा। तो वो ये वाला ब्लॉक था गालिबन, अनकंडीशनल जंप। तो यहाँ पर हमने जेएमपी इंस्ट्रक्शन यूज की थी। लेकिन क्लास जहां पे भी कंडीशनल जंप की बात आ जाएगी तो वहां पर हम जे का कीवर्ड यूज करेंगे और उसके बाद यहाँ पर कंडीशन प्रोवाइड करेंगे कि भाई अब यहाँ पर ये जो जे का कीवर्ड है, अब उसको कौन सी कंडीशन मिलेगी, आइदर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, या इक्वल टू। तो अब कंडीशनल जंप को इंप्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पर कौन सा यूज करते हैं, सीएमपी ऑपरेटर का, कंपेयर का। तो अब ये कंपेयर की इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि दो ऑपरेंड के दरमियान कंपैरिजन करती है। यानी फॉर एग्जांपल कि मैं यहां पर एक इंस्ट्रक्शन लेता हूं, मूव ई एक्स कॉमा 10। एक इंस्ट्रक्शन लेता हूं, मूव ई बी एक्स कॉमा 20।
अब मैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ CMP EAX EBX। अब इसकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो क्या होती है कि भाई EAX की वैल्यू में से EBX की वैल्यू को लेस करेगा, माइनस कर देगा। तो भाई फिर ये क्या काम करेगा? सब्ट्रैक्ट भी तो यही काम करता है, EAX EBX। लेकिन दोनों में फर्क क्या है गालिबन? फर्क ये है कि जब ये वाली इंस्ट्रक्शन चलती है ये भी ए की वैल्यू को बी की वैल्यू से क्या करेगा, सॉरी बी की वैल्यू को ए की वैल्यू से क्या करेगा, माइनस करेगा। और रिजल्ट जो माइनस का जो रिजल्ट आएगा वो EAX में स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि कॉल राइट डेसिमल, तो अब मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए? या अगर मैं इसको ये कर दूं, इसको 20 कर दूं, इसको 10 कर दूं, तो अब मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए? पहली इंस्ट्रक्शन में सब्ट्रैक्शन के बाद 10 मिलना चाहिए। लेकिन मैं यहां पर क्लास इसके बाद लिखता हूं यही वाली इंस्ट्रक्शन दोबारा, यहां से इसको कॉपी करता हूं और यहां पर इसको पेस्ट करता हूं। अब नोटिस कीजिएगा कि डिफरेंस क्या होगा। सॉरी मैंने यहां पर इसको कैंसिल करता हूं, राइट डेसिमल। कॉल वेट मैसेज, कॉल CRLF कैरी रिटर्न लाइन फीड। जनाब अब एक वैल्यू प्रिंट हो रही है 10, वो ये प्रिंट करवा रहा है, और एक वैल्यू प्रिंट हो रही है 20। अब मुझे बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है? सब्ट्रैक्शन दोनों में हो रही है, सब्ट्रैक्शन दोनों में हो रही है। क्लास कोई मुझे वॉइस पे बता दे कि जिसको समझ में आ रहा है तो शाबाश। जनाब किसी को समझ में आया भाई क्या कहानी चल रही है यहाँ पे? यहाँ पर ये कहानी चल रही है कि भाई पहले हमने 20 को EX में मूव करवाया, 10 को EBX में मूव करवाया। सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं तो ये दो नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और रिजल्ट किस में जा रहा है? EAX में, और सब्ट्रैक्ट का रिजल्ट होके यहाँ पे जा रहा है। लेकिन क्लास मैंने आपको बताया कंपेयर भी दोनों के दरमियान सब्ट्रैक्ट करवा रहा है, बट ये सब्ट्रैक्ट करवा के सिर्फ ये डिसीजन लेता है कि आइदर विच वन इज, मतलब इन दोनों के दरमियान डिसीजन लेता है कि आइदर क्या ये दो नंबर आपस में इक्वल हैं, क्या ये दो नंबर आपस में लेस देन है या लेस देन इक्वल है, जो भी हैं। तो कंपेयर करवा दोनों में माइनस रहा है, लेकिन डेस्टिनेशन की वैल्यू एज इट इज ही है। ये सब डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। कंपेयर में सोर्स और डेस्टिनेशन की दोनों की वैल्यू आपस में क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती है। बट कंपेयर जो है वो यूज होता है कंडीशनल जंप के साथ, कंडीशनल जंप के साथ। बट सब्ट्रैक्ट क्या होता है? वो सिंपल सब्ट्रैक्ट करता है इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू से निकाल कर जो वैल्यू बनती है वो EAX में स्टोर करवा देता और ये प्रिंट करवा देता। तो यहाँ पर नोटिस कीजिए कि 20 में से 10 जो है वो लेस हो रहा है और क्या बन रहा है? 10। तो डेस्टिनेशन में क्या आ रहा है? 10, जबकि EAX की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू क्या है? 20। लेकिन यहां पर भी क्या हो रहा है कि 10 20 और 10 आपस में वो हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बट डेस्टिनेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डेस्टिनेशन वैसी का वैसी है। अब CMP के साथ हम कंडीशनल जंप कैसे यूज करते हैं देखिए क्लास।
मैंने यहाँ पे लिखा CMP, मैंने यहाँ पे लिखा CMP, तो यहाँ पर CMP की भी डेफिनेशन में एक दफा देख लीजिए कि CMP इंस्ट्रक्शन कंपेयर टू ऑपरेंड। CMP क्या कर रहा है, दो ऑपरेंड को कंपेयर कर रहा है, बट साथ साथ क्या हो रहा है कि इट जनरली यूज द कंडीशनल एग्जीक्यूशन। ये जो है वो कंडीशनली एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है। दिस इंस्ट्रक्शन बेसिकली सब्ट्रैक्ट वन ऑपरेंड फ्रॉम अनदर कंपेयरिंग वेदर द ऑपरेंड इज इक्वल और नॉट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी डेफिनेशन में भी ये कह रहे हैं कि दोनों में सब्ट्रैक्शन हो रही है, लेकिन वो सब्ट्रैक्शन इन द सेंस ऑफ कंपैरिजन हो रही है। अब यहाँ पर मैं एक ऑपरेंड यूज करता हूं JE, ये एक मेरे पास कंडीशन है। अब जब मैं यहाँ पर एक लेबल यूज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल XYZ, ये एक लेबल बना दिया। अब ये इस लेबल पे कब जाएगा, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मूव EAX, 5। अब समझिएगा इस बात को कि मैंने सबसे पहले एक लेबल बनाया, और लेबल बनाने के बाद मैं क्या कर रहा हूं कि भाई EAX को 20 दे दो, EBX को 10 दे दो, और कंपेयर करवाओ क्या ये दोनों वैल्यू, अब इस JE का मतलब है कि कंपेयर करवाओ कि क्या ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी तो ये जंप कर जाएगा इधर, वरना ये क्या करवा देगा, EAX में 5 को मूव करवा देगा। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए क्लास, कि ये पहला कंडीशनल जंप मैंने लिखा है, पहला कंडीशनल जंप है। अब ये देखिए पहले इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है कि भाई लेबल को इसने रीड कर लिया, मेमोरी में लेबल रीड हो गया, लेकिन लेबल पे जंप करवाएंगे कंडीशन के मुताबिक। अब कंडीशन क्या होगी कि भाई 20 आ गया EAX में, EBX में आ गया 10। अब कंपेयर में क्या होगा कि इन दोनों की वैल्यू आपस में सब्ट्रैक्ट होगी, लेकिन डिसीजन होगा कि, और डिसीजन कौन लेगा, ये लेगा कि अब कंपेयर करवाया और JE रीड करेगा कि भाई क्या ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल थी। आप लोग बताइए क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल थी? बिल्कुल नहीं थी। जब ये इक्वल नहीं थी तो ये इस लेवल को रीड नहीं करेगा और वो आ जाएगा इंस्ट्रक्शन पे। तो मैं यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन पे आ गया। लेकिन अगर ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होती, इक्वल होती, और कंपेयर करवाने के बाद जब ये वाला रजिस्टर किस कंडीशन को पिक करता कि अगर ये दोनों वैल्यू क्या होती, इक्वल होती। चलो ये वाली कंडीशन भी बना लेते हैं, तो मैं यहाँ पर इस कंडीशन को चला लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसने इस पूरे लूप को यूं समझ लें, इस पूरी कंडीशन को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, और सिंपल एक कंडीशन चला दी कि भाई EAX में 5 प्रिंट दे दिया, और इसने सीधा सीधा प्रिंट करवा दिया 5। बट क्लास अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन देते हैं कि भाई इन दो वेरिएबल की वैल्यू अगर हो सकता है इक्वल होती, तो अब क्या होता है इसका वर्कफ्लो। तो अब इसमें कहानी ये होती कि अब ये जब जंप करता तो वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग करता कि क्या ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं, कंपेयर हो रही है वैल्यू। तो स्टेप ओवर, पहली वैल्यू 20, दूसरी वैल्यू भी 20। अब कंपेयर ने क्या किया, दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया और डिसीजन लिया, डिसीजन मेमोरी में स्टोर करवा दिया। लेकिन ये वाला जंप अब इस लेबल पर तब इंप्लीमेंट होगा कि जब ये दो वैल्यू आपस में इक्वल होंगी। तो हाँ भाई ये दो वैल्यू आपस में इक्वल थी, तो ये जंप कर इस लेबल पे दोबारा से इस इंस्ट्रक्शन को इसने इंप्लीमेंट कर लिया। ये बताएं ये कंडीशनल जंप किसको समझ में आया? अब ये कंडीशनल जंप सिर्फ इक्वल टू नहीं होता, अब कंडीशनल जंप बहुत सारे होते हैं। अगर मैं बात करता हूं कंडीशनल जंप JL की, ये जंप कर दो अगर ये दोनों आपस में वैल्यू क्या हो कि भाई सोर्स की वैल्यू क्या हो, डेस्टिनेशन की वैल्यू अगर सोर्स से क्या हो, लेस हो। अब इसको फॉर एग्जांपल हम इस कंडीशन को ये चेक कर लेते हैं कि अब ये दोनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू एक दूसरे से क्या है, ग्रेटर है, और एक लेस है। तो अब ये वाली वैल्यू कब, ये वाला जंप जो है वो कब इधर जंप करेगा इस कोड पे, जब कौन सी वैल्यू, अभी हमें ये भी नहीं पता कि भाई कौन सी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, हमने यहाँ पे लिख दिया कौन सी वैल्यू लेस होनी चाहिए, कि भाई ये जंप
तब करेगा जब इनमें से कोई भी वैल्यू लेस होगी। अब कौन सी वैल्यू लेस होगी ये हमें खुद डिसाइड करना है। देखिए क्लास, मैं इसको स्टेप ओवर करता हूं, इसने कोई एरर नहीं दिया। अब पहली इंस्ट्रक्शन ये चली, दूसरी इंस्ट्रक्शन ये चली, कंपेयर हुआ, कंपेयर होने के बाद डिसीजन मेमोरी में स्टोर हो गया। अब ये जो है वो जंप लेस देन ये इस वाले लेवल पे कब जंप करेगा ये हमें डिसाइड करना है। ये देखिए, अब इसका मतलब ये था कि डेस्टिनेशन की वैल्यू क्या थी, बड़ी थी, और सोर्स की वैल्यू क्या थी, छोटी थी। और हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि जंप इज लेस देन, इसका मतलब कि सोर्स की वैल्यू यानी डेस्टिनेशन की वैल्यू अगर लेस होगी सोर्स की वैल्यू से तो ये जंप कर जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर डेस्टिनेशन की वैल्यू बड़ी थी और सोर्स की वैल्यू क्या थी, लेस थी। तो अब मैं इसको इंटरचेंज कर लेता हूँ समझने के लिए। अब मैं इसको कर देता हूँ 10 और इसको कर देता हूँ वाले 120। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ अपने प्रोग्राम को, दोबारा से इसको डिबग करते हैं और चेक करते हैं कि भाई अब ये जो है वो इस लेवल पे कब जंप करेगा। स्टेप ओवर कंपेयर करके रिजल्ट ले लिया। अब यहाँ पर डेस्टिनेशन की वैल्यू लेस है सोर्स की वैल्यू से, तो अब ये जंप कर जाएगा इधर। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर शागिल क्या कह रहे हैं भाई, सर लेवल कोड में अगर राइट इंटीजर करेंगे तो जितनी बार जंप होगा उतनी बार प्रिंट होगा। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये यूं समझ लें कि ये गो टू की स्टेटमेंट्स हैं, सही है। इनको अगर आप लूप बनाना चाहें तो लूप भी बना सकते हैं। कब बना सकते हैं कि भाई अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिख दूँ कि कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की, तो जितनी बार लूप चलेगा उसमें उतनी बार इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी होता रहेगा, तो वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो भी कंडीशन में मीट होगी तो उस पर वाला कोड रन हो जाएगा। राइट, तो अब यहाँ पर सम अप करते हैं अपनी बात को। देखें, दो टाइप के जंप्स पढ़े आप लोगों ने, कंडीशनल जंप जिसमें सिर्फ जेएमपी यूज होता है, और जेएमपी सिर्फ लेवल को रीड करेगा, उसमें कोई कंडीशन नहीं आती। लेकिन कंडीशनल जंप हमारे पास देयर आर मैनी टाइप ऑफ कंडीशनल जंप, लेकिन कंडीशनल जंप को यूज करने से पहले आप सीएमपी यूज करेंगे। सीएमपी क्या होता है, सीएमपी के बाद पहले आता है डेस्टिनेशन फिर आता है सोर्स। अब इधर कोई भी हमारे पास वेरिएबल हो सकते हैं, कोई भी हमारे पास रजिस्टर हो सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी। Compare two numeric field data, destination operand could be either register or in memory, source operand could be constant immediate। अच्छा कोई constant भी हो सकता है भाई, source constant हो सकता है लेकिन destination constant नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है destination operand could be either register or in memory। मेमोरी से मुराद कोई वेरिएबल या कोई रजिस्टर भी हो सकता है। अब कंपेयर होने के बाद इन्होंने देखें कंडीशन दे दी कुछ ये वाली कि भाई अगर कंपेयर सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान, यानी अगर सोर्स लेस होगा और डेस्टिनेशन लेस होगा, सोर्स ग्रेटर होगा, तो हमारा जीरो फ्लैग जीरो हो जाएगा और कैरी फ्लैग क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसकी भी मैं छोटी सी इंप्लीमेंटेशन करके दिखा देता हूँ भाई कि भाई ये कैरी फ्लैग और ये जीरो फ्लैग क्या होते हैं। कि देखें, इसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर डीबग कर लेता हूँ, और ये जो रजिस्टर आ रहे हैं ना यहाँ पर देखिए, एक हमारे पास होता है जीरो फ्लैग जीरो रजिस्टर और ये होता है मेरे पास कैरी रजिस्टर। अब यहाँ पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि अगर डेस्टिनेशन लेस होगा सोर्स से, तो यहाँ पर देखिए डेस्टिनेशन लेस है सोर्स से, डेस्टिनेशन क्या है ये एक्स, सोर्स क्या है ये, तो इस पर हमारे पास क्या डिसीजन होना चाहिए कि भाई जीरो फ्लैग की वैल्यू जीरो हो जाए और कैरी फ्लैग 1 हो जाए। तो यहाँ पर स्टेप ओवर देख लेते हैं, मैं यहाँ पर स्टेप ओवर करता हूँ, स्टेप ओवर करता हूँ, कंपेयर जैसे करूंगा तो यहाँ पर देखिए जीरो फ्लैग क्या हो गया, जीरो हो गया, और कैरी फ्लैग क्या हो गया, 1 हो गया मेरे पास। तो इस तरीके से इन्होंने दूसरी कंडीशन भी बताई, डेस्टिनेशन अगर ग्रेटर होगा सोर्स से तो दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अगर डेस्टिनेशन इक्वल होगा तो जीरो फ्लैग 1 हो जाएगा, कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अनकंडीशनल जंप होता है, उसकी एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर ये दे दी। और कंडीशनल जंप हमारे पास बहुत सारे होते हैं क्लास, ये देखिए देयर आर मैनी टाइप ऑफ कंडीशनल जंप। जेई यूज किया था मैंने,
जंप इज इक्वल टू या जंप इज जीरो, JZB क्या होता है इसमें। अब इसमें ये बताइए कि भाई जंप नॉट इक्वल टू या जंप नॉट इक्वल टू जीरो। देयर आर मैनी टाइप ऑफ कंडीशनल जंप, ये आपके सामने है, और अनकंडीशनल जंप की इन्होंने एक एग्जांपल भी करके दिखाई है। जंप और लूप का ऑपरेटर बची हमारे पास लैब नंबर 4 की आखिरी चीज है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लूप एंड जंप। लूप भी क्या करता है, वही वाला काम करता है। लूप भी क्या करता है, वही वाला काम करता है जो जंप करता है, यानी जो JMP करता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है देखिएगा। मैं यहाँ पर बता अपना आखिरी कोड लिख रहा हूँ और उसके बाद मैं अपनी क्लास को एंड करूंगा। देखें क्लास, मैंने आपके सामने एक कोड लिखा था कि भाई मूव EAX, 1 EAX, 1, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक लेबल बना देता हूँ। चलो मैंने यहाँ पर लेबल के नाम से ही लेबल बना लिया, और इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि भाई कॉल, सॉरी यहाँ पर मैं कह देता हूँ इंक्रीमेंट कर दो EAX की वैल्यू को, और यहाँ पे कर दो कॉल राइट डेसिमल, ऑपरेंड करवा दो, और JMP करवा दो लेबल पर। तो ये वाला कोड समझ में आ रहा है क्या किया है कि भाई एक लेबल ऊपर बना दिया, उसके बाद इस लेबल उसमें क्या कर रहे हैं कि जो EAX की वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है और प्रिंट हो रही है, और ये चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। तो मैं इसका आउटपुट अगर आप लोगों को दिखा दूं तो इसका आउटपुट एक इनफाइनाइट लूप पे चले जाएगा। लेबल स्पेलिंग क्या करिए, चलो लेबल 1 कर देते हैं इसको, हो सकता है लेबल कोई सिंटैक्स हो। अपने प्रोग्राम को बिल्ड कर लेते हैं पहले। सही है भाई, अब मैं इसका आउटपुट आप लोगों को दिखा दूं। अब ये जो है एक अनकंडीशनल जंप, ये इंक्रीमेंट होता जा रहा है, प्रिंट भी होता जा रहा है, इंक्रीमेंट भी होता जा रहा है, प्रिंट भी होता जा रहा है, लेकिन ये चलता रहेगा। ये क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। ये देखो बहुत लंबी कर दी इसने। लेकिन क्लास यहां पर एक चीज नोटिस कीजिएगा, मैंने सिंपल कुछ नहीं किया, मुझे हाँ 5 तक के रोकना है। अब ये सवाल आएगा मेरे पास। अब मैं यहां पर सबसे पहले स्टेटमेंट यूज करता हूं लूप, और यहां पर मैं एक स्टेटमेंट देता हूं मूव ECX, 5। अब यहां पे इसका आउटपुट देखेंगे। यहां पर इसको टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन कॉल वेट MSG, 2 3 4 5 6। कितने टाइम लूप चला, 1 2 3 4 5। ECX में किसकी वैल्यू थी, क्या वैल्यू थी, 5 की थी। लैब नंबर 2 में जाओ दोबारा, जब हम लोग रजिस्टर पढ़ रहे थे तो CX के बारे में आप लोगों ने क्या पढ़ा था। CX रजिस्टर जो है वो लूप के लिए इस्तेमाल होता है। लूप का वेरिएबल अगर मैं इसी की जगह अगर जंप वापस कर दूं तो ये स्टिल इसको ECX की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तब भी जो है वो अनकंडीशनल ही चलेगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर लूप इस्तेमाल करूंगा तो लूप वैल्यू लेगा ECX की वैल्यू को उठाएगा और उतने टाइम चलेगा सिर्फ। समझ में आ रही है ये बात। अब यहां पर लूप और जंप में क्या फर्क है, यहां पर लूप स्टेटमेंट और जंप ऑपरेटर में क्या फर्क है, यही फर्क है जनाब के लूप अगर हम यहां पे लिखेंगे और अगर CX में कोई वैल्यू होगी तो लूप का लेबल जो है वो उतने नंबर ऑफ टाइम चलेगा। मैं अगर यहाँ पे इसको 0 कर दूं तो ये अब ये प्रॉपर मुझे रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये 1 से लेकर 5 दफा जो है वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी मेरे पास। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये मेरे पास लाइन बाय लाइन हो तो मैं यहाँ पे कॉल CRLF लिख दूं, तो यहाँ पर मेरे पास ये 5 दफा नंबर प्रिंट हो जाएंगे। तो आप नोटिस कीजिए कि लूप में और जंप स्टेटमेंट में क्या फर्क है। लूप जो है वो क्या कर रहा है, ECX की वैल्यू को रीड कर रहा है, और जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स ECX में वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल 20 टाइम्स, तो ये 20 टाइम्स प्रिंट लूप चलेगा।
जनाब 1 से लेकर 20 टाइम्स मेरा लूप चल रहा है, लेकिन अगर मैं इसी को कीप इन माइंड, अगर मैं जंप कर दूंगा तो जंप ऑलवेज अनकंडीशनल। लूप में आप अपने लूप को अगर लिमिटेड टाइम चलाते हो तो आप यहाँ पर लूप का वेरिएबल यूज करोगे, लूप का ऑपरेटर यूज करोगे, लेवल किसी भी नाम से बनाओगे, लेकिन उसमें cx की वैल्यू जितनी भी होगी लूप आपको उतने टाइम चलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस cx की वैल्यू को भी वो कर देता हूं तो ये भी चले जाएगा अनकंडीशनल। तो फिर जंप में और लूप में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। हैव यू गॉट दैट पॉइंट क्लास? एक्नॉलेज मी। बस ये हमारी लैब नंबर 3 और 4 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ठीक है जनाब, अब आप लोगों का जो टास्क है लैब नंबर 4 का वो ये है कि भाई एक जो है वो वाइल लूप आपको बना के दिया गया है, और वो वाइल लूप कह रहा है कि भाई अगर ये दो वेरिएबल हैं, लिखा हुआ है क्रिएट अ वाइल लूप बाय यूजिंग कंडीशनल जंप, कंडीशन एंड लूप इंस्ट्रक्शन आर गिवन बिलो। अब आपको यहाँ पर दो वेरिएबल बता दिए गए हैं और यहाँ पर बता दिए गए भाई एक वाइल लूप है, अगर वेरिएबल 1 की वैल्यू वेरिएबल 2 के नॉट इक्वल है तो लूप में क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो, इंक्रीमेंट कर दो और चला दो। द फॉलोइंग प्रोग्राम डिस्प्ले द लार्जेस्ट थ्री वेरिएबल, द वेरिएबल आर डबल डिजिट वेरिएबल, द थ्री वेरिएबल num1 num2 num3, तीन वेरिएबल को यूज करते हुए इस लूप को इंप्लीमेंट करना है। दूसरा सवाल क्या है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज प्रिंट द रिवर्स कंटिन्यूइंग द। अब आप लोग, अब ये जो हमारे पास प्रोग्राम में क्या था कि ये फॉरवर्ड काउंटिंग चल रही थी, आपने 1 से लेकर 20 तक, यानी 20 से लेकर 1 तक के प्रिंट करवाना है, पहले 20 फिर 19 फिर, तो आपने जो लूप बनाना है वो क्या बनाना है, रिवर्स ऑर्डर में बनाना है। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से बनेगा। राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज टू प्रिंट द काउंटिंग फ्रॉम 1 to 5 but 3 is not print in the counting। वो सी शार्प का प्रोग्राम है, 1 से लेकर 5 तक के प्रिंट करवाना है, लेकिन 3 प्रिंट नहीं होना चाहिए, बाकी आप प्रिंट करवा दो। तो लैब नंबर 1 से लेकर लैब नंबर 4 तक के टास्क आप लोग अपकमिंग संडे की नाइट रात को 12 बजे तक के सबमिट करवा दोगे। सही है? कब सबमिट करवाओगे? ये जो अब आने वाले जो संडे है उसके रात को 12 बजे तक, 11:50। 51 मैं अलाउ नहीं करूंगा क्लास एक चीज ध्यान में रखिए, पूरा हफ्ता आप लोगों को दिया जा रहा है, 51 में अलाउ नहीं करूंगा, लेट मार्किंग हो जाएगी, इंडिविजुअल लैब में से 2 नंबर आपके डिटेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि गूगल क्लासरूम और LMS पे दोनों पे मैं पोर्टल बनाऊंगा, दोनों पे इंडिविजुअल आप लोगों ने सबमिशन देनी होगी, राइट? या बल्कि जिस टाइप के पोर्टल होंगे उस टाइप के आप लोगों ने सबमिट करवा दोगे। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भाई मैंने क्या वीकली तौर पर, क्योंकि देखो ना पिछले वीक में लैब नंबर 1 और 2 दी थी, तो मैं वहीं पे ही उसी वीक में 2 पोर्टल अलग अलग बना दूंगा, तो उस पोर्टल पे आप लोग लैब नंबर 1 और 2 के टास्क सबमिट करवाना। और उसके बाद जब मैं अपकमिंग इस वाले वीक में जब लैब नंबर 3 और 4 का जो पोर्टल बनाऊंगा अलग अलग, तो 3 के पोर्टल में 3 की फाइल सबमिट करवाना, 4 के पोर्टल में 4 की फाइल सबमिट करवाना, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जी वही सबमिट कर देना जो आप लोगों ने पहले सबमिट किया हुआ है। लैब नंबर 4 के टास्क में आप लोगों से कहा क्या गया था, यही कहा गया था कि भाई आपने सिंपल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना, सही है, और ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बस प्रिंट करवा देना। यहाँ पर आप लोग वो स्टेप लिख देना कि किस तरीके से आप अपने कौन कौन से स्टेप को फॉलो करते हुए आप लोग क्या करते हो, अपने प्रोग्राम फाइल को लिंक करवाते हो, जो भी था वो तमाम स्टेप आपके 8-9 स्टेप्स होंगे वो आप लोगों ने लिखना है, राइट? हो जाएगा भाई सब काम। कोई प्रॉब्लम हो तो भाई मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना आप लोग। ठीक है क्लास, यहाँ पे हम अब अपनी लैब को एंड करते हैं और हमें अगली लैब में भी इसी तरीके से थोड़ा फास्ट चलना होगा, क्योंकि उसमें लैब नंबर 5 और 6 हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन वो होगा 7वां वीक, तो हमें इंशाल्लाह ताला 8वें वीक में हम
लैब नंबर 8 तक के आ जाएंगे। इस वाले वीक में आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दूंगा, जो 10 नंबर का असाइनमेंट है, जो कि आप लोगों ने सबमिट करवाना होगा इस महीने के आखिरी की तारीख को। ठीक है, वो मैं आज ही शाम में आप लोगों को इंशाल्लाह ताला दे दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सर अटेंडेंस। हाँ, अरे हाँ, रुको रुको, अटेंडेंस दे दो भाई मैं भूल गया भाई, अटेंडेंस दे दो, रुक जाओ। बल्कि कितने लोग हो, मैं यहाँ से इसके स्क्रीनशॉट, मैंने अभी तक के एक्सेल फाइल आप लोगों की नहीं बनाई, बट ठीक है, जाओ सब प्रेजेंट हो। ठीक है क्लास, जा सकते हैं आप लोग। थैंक यू।